नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। दोस्तों, आप सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है और आप एप्लीकेशन से भी अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को कम समय में और अच्छी तैयारी करनी हो तो वो आप लोग अपना कोर्स आप लोग डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन पे जा कर के। और आज की इस यूनिट में हम बात करेंगे हमारा सेकंड पेपर जो है शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, उसकी यूनिट नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें से आपको कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाना है वो आप लोग आज इसकी वीडियो में देख लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि बिना बोझ के शिक्षा, यानी कि शिक्षा बिना बोझ की जो समिति बनाई गई थी वो किस वर्ष बनाई गई थी। तो याद रखना, ये 1993 के अंतर्गत गठित की गई थी शिक्षा बिना बोझ के समिति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्ञान वही है जो तर्क के द्वारा समझा जा सकता है। ज्ञान के विषय में यह किसके द्वारा कहा गया था। तो याद रखना आप लोग, ये प्लूटो के द्वारा परिभाषा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए किया गया आकलन, तब वह कोई गतिविधि या कार्य करता है और उसे पूर्ण करता है तो वह आकलन क्या कहलाता है। उसको बोलते हैं साथियों व्यक्तिगत आकलन, कि एक विशेष व्यक्ति के ऊपर बच्चे को केंद्र में रखते हुए जो आकलन किया जाता है वो व्यक्तिगत आकलन कहलाता है। क्लियर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आप लोग सभी जानते हो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बालक का शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये 2009 के अंदर पारित किया गया था, आरटीई अधिनियम 2009। अब हम इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, आरटीई अधिनियम पूरे देश के अंदर जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कब लागू किया गया था। तो याद रखना 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ था। और यही राजस्थान की बात करें तो ये आरटीई अधिनियम 2009 राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया था। यह आप लोग रीट के लिए भी विशेषकर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आता है आपका, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में समाज का समाजवादी ढांचा स्वीकार कब किया गया था। तो वो याद रखना आप लोग, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, जो दूसरे नंबर की पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उसके अंदर समाजवादी ढांचा राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में समाज का स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक तो आप याद रखें, यह समस्त शिक्षा क्रम का महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार इसका शैक्षिक प्राप्य उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यह परिभाषा किसके माध्यम से दी गई थी। तो याद रखना कोठारी आयोग के द्वारा दी गई थी। और कोठारी आयोग का जो गठन किया गया था 1964 में किया गया था, 1964 में किया गया था, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के व्यवहार का गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन क्या प्रस्तुत करता है। तो याद रखना उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। छात्रों के व्यवहार का गुणात्मक और मात्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करने वाली जो प्रक्रिया है वो हमारी मूल्यांकन कहलाती है। और मूल्यांकन न किए जाने वाली वस्तु के साथ मापन के प्रयोग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको हम मापन कहते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों के सर्वांगीण विकास को गति देने में सहायक क्या होता है। तो वो मूल्यांकन ही सहायक होता है। क्लियर, याद रखेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आगे बात करते हैं हम। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा आपका। प्रकृतिवाद के अनुसार, प्रकृतिवाद के अनुसार सीखना क्या है। तो प्रकृतिवाद इंद्रिय जनित ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानते हैं। वह पुस्तकों का विरोध करते हैं। उनके अनुसार सच्चा ज्ञान वह है जिससे वह स्वयं बालक अपने अनुभव से सीखता है। अतः विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी स्वयं सीखने की प्रेरणा ले सके। सीखने के संदर्भ में आज भी ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में अनुभव को पर्याप्त एवं महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो ये प्रकृतिवाद के अनुसार है, याद रखेंगे इस चीज़ को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम किलपैट्रिक के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है। तो विलियम किलपैट्रिक के माध्यम से एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जिस योजना का निर्माण किया था उसका नाम है प्रयोजनवाद। क्या नाम है? प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद एक ही बात है। इन्होंने प्रयोजना विधि का निर्माण किया था, यानी प्रतिपादन किया था विलियम किलपैट्रिक ने।
और अब हम बात करते हैं कि व्यावहारिकता के अनुसार सीखने का उद्देश्य स्वतंत्र चिंतन का विकास करना है। चिंतन का विकास तब होता है जब बालकों पर कोई बात ऊपर से नहीं थोपी जाती। बच्चे जब स्वयं अनुसंधान करके, प्रयोग करके, या यूँ कहें कि वो करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग जो मेथड था, करके सीखने पर बल दिया था विलियम किलपैट्रिक ने, तो उसे स्वतंत्र चिंतन का विकास होगा। उनके अनुसार बच्चों में सीखना क्रिया का परिणाम है। यदि विद्यार्थी निष्क्रिय है तो वह सीखना कैसा? सीखने में चुनौतियों का सामना करना भी पड़ता है तथा उत्साहवर्धक कार्य करने पड़ते हैं। विलियम किलपैट्रिक के शब्दों में सीखने का सर्वोत्तम मार्ग यही है, कौन सा? करके सीखने का। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई जॉन डीवी ने सीखने में किसे अधिक महत्व दिया था? तो जॉन डीवी के अनुसार सीखने के लिए अनुभव, प्रयोग एवं करके सीखने को ज़्यादा महत्व दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न कई बार रिपीट भी हुआ है, हर पेपर में आपका रिपीट होगा। तो मूल्यांकन किसे कहते हैं भाई? मूल्यांकन से शैक्षिक प्रक्रियाओं का एक अंग है जो छात्रों के व्यवहार का गुणात्मक और मात्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन के द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में निम्न क्रियाएं होती हैं, जैसे उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और विद्यार्थी की जांच। मूल्यांकन उनके बारे में निर्णय लेने में सहायता करता है। छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का ही मापन जो किया जाता है वही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है भैया, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं आकलन की। तो आकलन भैया 4 प्रकार का होता है। पहली चीज़ तो आप लोग याद रखें, आकलन 4 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, स्वयं आकलन और सहपाठियों द्वारा आकलन। अब बात की जाती है यहाँ पर व्यक्तिगत आकलन किसे कहते हैं? तो ये प्रश्न आपका ऊपर है। बच्चे को केंद्र में रखते हुए शिक्षक के द्वारा जो आकलन किया जाता है उसको हम व्यक्तिगत आकलन कहते हैं। इसमें जब कोई बच्चा कोई गतिविधि या कोई कार्य करता है तब बच्चे के सीखने की स्थिति का आकलन किया जाता है कि एक शिक्षक के दैनिक काम का महत्वपूर्ण भाग है ये। आकलन को बच्चों के साथ प्रतिदिन हो रहे कार्य जो किए जा रहे हैं उस कार्य के दौरान अवलोकन करते हुए ये किया जाता है, तो यही क्या कहलाता है? व्यक्तिगत आकलन कहलाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में 4 महत्वपूर्ण पद कौन कौन से हैं? याद रखेंगे आप लोग इस प्रश्न को भी। तो 4 पद हैं आपका। पहला है सततता, दूसरा है व्यापकता, तीसरा है आकलन और चौथा है मूल्यांकन। ठीक है, कुछ आपसे चेकलिस्ट के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था 2015 में। तो यह बच्चे के किसी खास व्यवहार या क्रिया के बारे में जो सुव्यवस्थित तरीके से दर्ज की गई सूचनाओं का जो प्रारूप होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो क्या कहलाता है? चेकलिस्ट कहलाता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे सीखने के उद्देश्य क्या है। अब आपको लघुत्रात्मक में केवल 4 प्रश्न याद करने में आपको बता रहा हूँ। एक तो है सीखने के उद्देश्य क्या है, तो इस प्रश्न को देखेंगे। सीखने के अर्थ के दार्शनिक आधार की समझ बनाना एवं सीखने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करना। दूसरा उद्देश्य के मूल्यांकन के साथ आकलन एवं मापन को एक समझा जाता है। क्या इनमें कोई अंतर है, इस अवधारणा पर समझ बनाना, ये क्या होता है? सीखने का उद्देश्य भाई। अगला प्रश्न आपका आता है, देखिए अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन और आकलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है। जबकि आकलन क्या है? एक संवादात्मक व रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को ये ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। इस चीज़ की जानकारी किसमें मिलती है? आकलन के अंदर मिलती है। दूसरा अंत है कि मूल्यांकन है वो पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होने वाली प्रक्रिया है, जबकि आकलन संपूर्ण एकेडमिक सेशन यानी अकादमिक जो अवधि के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अंतर समझिए आप लोग। मूल्यांकन साल में एक बार किया जाता है, कहने का मतलब ये पूरा सिलेबस होने पर, जबकि आकलन हमारे बीच बीच में किया जाता है, पूरी साल लगातार चलता रहता है। मूल्यांकन शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है जो पढ़ने और पढ़ाने के अंत में उपलब्धियों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है, जबकि आकलन शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है जो पढ़ने और पढ़ाने के साथ साथ चलता रहता है। तो ये आपको अंतर याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग। तो इसका उद्देश्य कई प्रश्न पत्रों में पूछा भी गया है। तो विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति को जानना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है कि बच्चे के व्यवहार में हुए परिवर्तनों का पता लगाना। तीसरा उद्देश्य है कि बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों का पता लगाना। चौथा उद्देश्य है कि अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर अध्यापन और सीखने की स्थितियों की योजना बनाना। पांचवा उद्देश्य है कोई बच्चा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, उनकी किन चीज़ों में विशेष रुचि है और वह क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं, इन सब के प्रति अपनी समझ बनाना और बच्चे की मदद करना इस सीसीई का उद्देश्य है। बच्चे की प्रगति के प्रमाण पत्र तय कर पाना, जिन्हें अभिभावकों और दूसरों तक भी संप्रेषित किया जा सके, इस चीज़ की जानकारी भी किसमें मिलती है? सीसीई के अंदर। बच्चों में परीक्षा के प्रति व्याप्त भय व दबाव को दूर करना और उन्हें स्व आकलन हेतु प्रोत्साहित करना, क्या काम करेगा? सीसीई काम करेगा। और सृजनशीलता को बढ़ाना भी अपना सीसीई के उद्देश्य है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, आपको 8 उद्देश्य मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, 2017 में भी आया है और इस बार भी आपका आने का पूरा चांसेस है। तो रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन, दो प्रकार का मूल्यांकन होता है, याद रखेंगे आप लोग। यानी सीसीई मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन के दो प्रकार कौन कौन से? एक तो रचनात्मक, दूसरा योगात्मक। अब इन दोनों को आप लोग स्पष्ट करना है, अंतर आपको समझना है। रचनात्मक मूल्यांकन किसको कहते हैं और योगात्मक मूल्यांकन? देखिए, सबसे पहले रचनात्मक मूल्यांकन। यदि शिक्षक को यह तय करना है कि कक्षा में सीखने सिखाने के लिए अगला कदम क्या होगा, उसे दिन प्रतिदिन कक्षा का व बच्चों का आकलन करना होगा। उसे यह देखना होगा कि बच्चों को सीखने में कहाँ ज़्यादा कठिनाई आ रही है, किन चीज़ों की वो पकड़ पा रहे हैं और उनकी समस्या किस तरह की है। जाहिर है कि वे ये समस्या हर विद्यार्थी की अलग अलग होगी, इसलिए शिक्षक को हर एक बच्चे का व्यक्तिगत आकलन करने की ज़रूरत होगी ताकि वह उनकी मदद कर सके, उसकी विशिष्ट कठिनाइयों को समझते हुए उसे प्रेरित कर सके। इसके लिए शिक्षक कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बच्चों के लिए काम को देखकर उनको राय बताना, कक्षा में बच्चों का अवलोकन करना, बातचीत करना, आपस में बातचीत करना, उनके समूह या व्यक्तिगत प्रोजेक्ट आदि तैयार करना। यह आकलन अध्यापक के मन में चलता रहता है, परंतु आकलन को और अधिक बेहतर रूप भी दिया जा सकता है, जैसे बच्चों के दैनिक काम पर टिप्पणी करना, बच्चों की डायरी के बारे में समझाना, नोट रिपोर्ट बनाते रहना, उनके सुधारात्मक कदम उठाना। ये सभी रचनात्मक आकलन के स्वरूप हैं। यह सब शिक्षण प्रक्रिया को लगातार आवश्यकता के अनुसार ढालने में जहाँ शिक्षक को मदद करते हैं, वही बच्चों को लगातार सीखने में भी मदद करते हैं। तो ये हमारा रचनात्मक आकलन है, मूल्यांकन है। दूसरा है हमारा योगात्मक मूल्यांकन। इसको भी आप लोग याद करें, रट्टा मार लीजिए आप लोग इसको। इसमें सीखने की स्थिति में विषय में टिप्पणी, लेखन व ग्रेड का निर्णय रचनात्मक आकलनों से प्राप्त सूचनाओं, समेतिक जांच पत्रकों में किए गए कार्य की समीक्षा, पोर्टफोलियो में संकलित सामग्री के आधार पर किया जाता है। अर्थात शिक्षण की एक निश्चित अवधि के बाद जब पाठ्यक्रम का कोई खास हिस्सा पूरा हो जाए, तब एक समय अंतराल पर देखा जाता है बच्चों ने इस दौरान कुल कितना सीखा। यही योगात्मक आकलन है। यह माना जाता है कि इस बिंदु तक सीखे गए का यह संपूर्ण क्या होता है? योग होता है। साधारणतः इस तरह के आकलन में अंक तथा ग्रेड दिए जाते हैं। क्लियर? याद रखेंगे आप लोग इसको। उसके बाद में है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है, ये क्यों किया जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापकता के संदर्भ में बेहतर वातावरण, अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सीसीई का महत्व जरूरी है। पाठ्यचर्या के वे क्षेत्र या विषय जिन्हें पेपर, पेन, पेंसिल द्वारा नहीं जांचा जा सकता, न ही उनमें गणितीय अंकों द्वारा जांचा जा सकता, जैसे स्वास्थ्य, रोग, योग, संगीत, कला, अभिव्यक्ति, सक्रियता आदि, उनकी जांच करने के लिए सीसीई का होना बहुत जरूरी है। चूँकि शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए बालकों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाना जरूरी है। बच्चे में सीखने के प्रति पूर्णता की भावना के विकास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी सीसीई का महत्व होता है। बच्चों की आवश्यकता और उनकी रुचि के अनुसार उसकी सहभागिता तथा सक्रियता को
मापने हेतु CCE मूल्यांकन की जरूरत होती है। तो ये सब CCE के क्या है, योग है। अब महत्व की बात, अगला प्रश्न है आपका मूल्यांकन की उपयोगिता, यानी सतत मूल्यांकन शिक्षा बालक के विकास के लिए कितना उपयोगी है, अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। तो ये 2 बार प्रश्न आ भी चुका है। तो बच्चों के लिए सबसे पहले और उसके बाद शिक्षकों के लिए उपयोगिता बतानी आपको CCE की। मूल्यांकन लगातार बच्चों को उनकी प्रगति से अवगत तथा परिचित कराता है और सीखने की प्रेरित भी करता है। बालक की आवश्यकता के अनुसार विविध उपचारात्मक शिक्षण योजनाएं बनाई जाती हैं। बालकों की उपलब्धि पर सकारात्मक अभिमत व प्रोत्साहन दिया जाता है। बालकों को अपनी पसंद के क्षेत्र में योग्यता और प्रतिभा का प्रदर्शन करने के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। बालक स्वयं जान पाते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र या विषय में सीखने की आवश्यकता है। तो ये तो उपयोगिता हो गई बच्चों के लिए। अब शिक्षकों के लिए उपयोगिता की बात करें हम, तो देखिएगा, प्रत्येक बालक महत्वपूर्ण है। अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। अध्यापक की भूमिका उसमें सहयोगकर्ता के लिए होती है। जैसे मैं आप देखो, आपके पास मटेरियल पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ कि इनमें से आपको कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़नी है, जो आपको परीक्षा में काम आएगी, वो प्रश्न आपको परीक्षा में आएंगे। इसी प्रकार से मेरा एक मार्गदर्शन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि 20 मॉडल पेपर आपके लिए मैं जो दे रहा हूँ वो एक रामबाण मॉडल पेपर है और विद आपके व्याख्या सहित है। आप लोग इनको ऐप से जा कर के ज्वाइन करें तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। और हम इस चीज़ को दावे के साथ, अपने अनुभव के साथ में कह रहे हैं कि आपकी 70+ % आराम से STC में बन जाएगी, ठीक है ना। उसकी चिंता आप हम पे छोड़ दीजिए। तो वही हमारा क्या, एक सहयोग करता हूँ मैं एक तरीके से। बिना भेदभाव के सभी बालकों को शिक्षा देना अति महत्वपूर्ण है। आकलन मूल्यांकन का एक स्वरूप भी ऐसा हो जिसमें प्रत्येक बालक को सहज व समान विकास के अवसर मिले, बालक को किसी प्रकार ठेस ना पहुँचे। तमाम तथ्यों के मद्देनज़र हमें आकलन मूल्यांकन का क्षेत्र, प्रकार व सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि बालक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और शिक्षा बालक के लिए है और बालक शिक्षा के लिए नहीं है। ये आपको याद रखना। यानी कि शिक्षा बच्चे के लिए होती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि बालक शिक्षा के लिए हो। ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, यानी हमेशा जो शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगर हम बालक के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं तो वो सबसे बेहतर होता है। पहले के ज़माने में बात करें हम, पहले के ज़माने में या पुरानी जो परंपराएं थी उनमें हम शिक्षा केंद्रित करते थे। एक व्याख्यान विधि आप लोगों ने सुना होगा, तो व्याख्यान विधि हमेशा शिक्षा केंद्रित होती है, जबकि एक प्रोजेक्ट मेथड जो है हमारा विलियम किलपैट्रिक का, वो एक बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। और उसके अनुसार ये ध्यान रखा जाता है कि बच्चे खुद अपने तौर तरीके के अनुसार सीखें। तो वही शिक्षण प्रक्रिया आपके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे खुद, मेहनत आप खुद करेंगे। हम केवल एक सहजकर्ता, एक माध्यम के रूप में काम करते हैं। जिन प्रश्नों के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं, क्लास से रेगुलर आपको ले रहे हैं, वो एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करेंगे आपके लिए। तो धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और नेक्स्ट हमारा पेपर जो आएगा, पेपर नंबर 3 के बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें केवल 6 यूनिट थी सेकंड पेपर में केवल 6 यूनिट थी, जो आपको आज कंप्लीट हो चुकी है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के साथ साथ आप एप्लीकेशन पर अपना कोर्स जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।